Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRF with All India rank 103. Today we are going to discuss about a report that is published in Lancet. Lancet जो कि एक इंटरनेशनल जर्नल है, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है एंड इसमें एक रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है जो कि एक प्रोजेक्ट द्वारा पब्लिश की गई है। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैट्रिक्स के कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको कि नाम दिया गया है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है जो कि इन दो इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में चल रहा है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है लैंसेट ने। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल छपा है। आज ही में कुछ छपा है, कुछ इनफैक्ट कुछ घंटों पहले ही छपा है द हिंदू में अंडर द हेडलाइन द चैलेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के नाम से ये इस रिपोर्ट की आंकड़ों को बताया गया है, क्या छपा है क्या नहीं आया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्सप्लेन्ड द ग्लोबल टोल ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ड्रग। द गार्जियन अगैन एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जो कि यूके ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसने लिखा है जो हेडलाइन न्यूज़ की है इस रिपोर्ट को छापने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाउ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड स्टडी फाइंड्स। सो क्या ऐसा खास है जो कि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर सामने आए इस रिपोर्ट को लेके, वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले होता क्या है वो हम बात कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ये इसको मान लीजिए कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक पैथोजन है, पैथोजन कैन बी अ बैक्टीरिया, कैन बी अ वायरस, कैन बी एल्स। सो हम कोशिश, जब भी हमें कुछ इन्फेक्शन होता है हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं एक पर्चा लिख के देते हैं जिसमें कि कुछ दवाइयाँ होती है जो कि हमारे इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करती है। आप दवाइयाँ ओरली जब नहीं काम करती हैं तो इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स बनाई है मैंने, इंजेक्शन भी बनाया है, बट देख रहे हैं बड़ा ही निर्लज किस्म का पैथोजन है, बड़ा स्माइल कर रहा है। भाई आमतौर पे अगर सामने अगर किसी खतरे को देखते तो हमें डर जाना चाहिए, बट इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों नहीं पड़ रहा? इट्स बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या भला है भाई? जो लोग इस बैकग्राउंड से हैं, जो इस शब्द को समझते हैं, उन लोगों के लिए वो पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, बायो बैकग्राउंड से या माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा आम भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज देखिए क्यों नहीं इसको डर लग रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को कुछ मॉडिफाई कर लिया है इस तरह से कि इसको इन सब चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जब ये ड्रग्स आए, मतलब कि हम लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो या पैथोजन जो भी है हमारे अंदर, वो इसकी एंट्री ही ना होने दे, अपनी आउटर स्ट्रक्चर में इस तरह से मॉडिफिकेशन लेके आ जाए कि उसकी एंट्री ही ना होने दे, स्टॉप कर दे वहीं, नो एंट्री, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि जिस रिसेप्टर पे, मान लीजिए इसके सेल सरफेस पे रिसेप्टर होना था जिस पर कि ये ड्रग यूं चिपक के ऐसे अंदर की तरफ जाती, ठीक है, मान लीजिए तो आइडियली गोल होना चाहिए, गोल के लिए तो रिसेप्टर ही इस बैक्टीरिया ने, पैथोजन ने क्या किया, चेंज कर लिया, अल्टर कर लिया। अब ये ड्रग बेचारी ढूंढती रह जाएगी कि भाई मेरा वो कहाँ है रिसेप्टर, मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गुमशुदा की तलाश, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी ये हुई। अब एनी हाउ अगर ड्रग मान लीजिए अंदर चली भी जाती है पैथोजन के, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करता है। मेनली एक टेक्निकल वर्ड यूज करें तो होता है इफ्लक्स पंप्स होते हैं कुछ, जिससे कि ये वापस बाहर भेज देता है ड्रग को, ठीक है। लास्ट तरीका ये है कि अगर ड्रग आ गई है, पैथोजन के पास इफ्लक्स पंप भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस ड्रग को ही काट देगा, ठीक है। उसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं। तो इन तरीकों से क्या करते हैं पैथोजन, अपने अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं बड़े प्रेम से, और बहुत अच्छे से एस्केपिज्म कर लेते हैं किसी भी ड्रग के इफेक्ट को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब आज इस रिपोर्ट ने क्या ऐसा इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्यों टारगेट किया होगा, चलिए वो भी देखते हैं।
असल में ये रिपोर्ट ना 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज की में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इफेक्ट को देखा गया है उसका एक कंपाइलेशन है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसलिए इतने बड़े बड़े पेपर्स ने इस रिपोर्ट के बारे में छापा है। तो हुआ क्या है, क्या क्या छापा है इस रिपोर्ट में, क्या क्या है इस रिपोर्ट में, वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया 2019 की सारी बात करी है इन्होंने पहली बात तो, और इन्होंने कहा है HIV एंड मलेरिया। HIV नाम सुनते ही सबको लगता है कि इट्स अ वेरी बिग समस्या है ना, बिग चैलेंज है। अभी तक भी बिग चैलेंज है हमारे मेडिकल साइंस के लिए, क्योंकि कारगर मतलब चीज़ें हो रही हैं HIV के अगेंस्ट, लेकिन उतनी 100% हम श्योर नहीं हैं HIV क्योर करने के लिए। सो HIV नाम सुनते ही लगता है कि हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा इस रिपोर्ट का कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ मेजर कॉज फॉर द डेथ एज कंपेयर टू HIV एंड मलेरिया। ठीक है, कैसे? ऐसे ही हवा में बात नहीं की है, आंकड़े भी दिए हैं, ठीक है। आंकड़े हैं कि भैया 4.95 मिलियन डेथ्स विद बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट हुई है 2019 में। दैट मींस 49 लाख 1.5 मिलियन डेथ्स ड्यू टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि 15 लाख डेथ हुई है किसकी वजह से? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। दैट टू इज एसोसिएटेड विद एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, अगेन उनके लिए मैं थोड़ी ईज करने की कोशिश करूंगी। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। अब ऊपर वाला जिसमें क्या आपके ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रैकिया और गला वगैरह, यहाँ ये सब समस्याएं होती हैं, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपका जो लोअर पार्ट होता है लंग्स का, वो अफेक्ट होता है मेनली, जैसे कि न्यूमोनिया के केस में कोविड करता है, ठीक है, नीचे वाले लंग्स को पूरी तरह से कंडम कर देता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब ऐसे इन्फेक्शन में अगर जो भी पैथोजन है उस पे वो इन सब मैकेनिज्म को यूज करके अगर ड्रग के इफेक्ट को ही एस्केप कर दे, एस्केपिज्म ले ले भैया, स्किप कर दे मतलब, तो क्या होगा? समस्या गंभीर, और गंभीर होने की वजह से 2019 के आंकड़े कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि 15 लाख डेथ हुई हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, जिनमें कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस था। कुछ एक बैक्टीरियाज को इन्होंने कल्प्रिट देखा है कि भैया ये बैक्टीरिया बहुत ही हड़कंप मचा रहे हैं। नाम है उनके इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लैब्सिएला न्यूमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, एसिनेटेडबैक्टर बोमेनाe, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। दिस इज माय फेवरेट वन बिकॉज मेरी पीएचडी भी इसी पे थी। ऑफ कोर्स ये बहुत ही थ्रेटनिंग ड्रेडफुल पैथोजेंस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, और जिस रिपोर्ट ने बिल्कुल सही बात की है। और 2019 में 3.57 मिलियन डेथ्स हुई हैं इन बैक्टीरियाज की वजह से, क्योंकि दे आर हाईली एसोसिएटेड विद द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलावा कुछ और इन्फेक्शन के भी नाम ही है, जैसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। ये अगर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेथ कॉज करते हैं, ठीक है। सिर्फ यंग पीपल में नहीं, एडल्ट्स में ही नहीं, especially antimicrobial resistance is more threatening, more dreadful for the children who comes under age of 5, जिनकी आयु वर्ष 5 से कम है, उनके लिए ये समस्या और गंभीर है। ऐसा इसलिए कह रही है ये रिपोर्ट क्योंकि 2019 में देखा है कि 1 डेथ पर 5 ग्लोबल डेथ इज ड्यू टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन चिल्ड्रन। ये रिपोर्ट किया गया है। अब ये रिपोर्ट बनी कैसे? बहुत बड़े बड़े आंकड़े दे दिए, बड़े बड़े नाम ले लिए, बैक्टीरिया की लिस्ट बना दी, भाई किया कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। हवा में बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट, अच्छी खासी इन्होंने 204, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज की से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। और डाटा कैसे कलेक्ट किया? इन्होंने रिसर्च पेपर फॉलो किए, रिसर्च पेपर जो कि माइक्रोबायोलॉजी डाटा को बताते थे, इन पेशेंट डाटा को बताते थे, केस स्टडी, ठीक है, डाटा ऑन मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ, फार्मास्यूटिकल सेल्स, ये सब टॉपिक्स पे जो रिसर्च पेपर थे उनकी स्टडी की है। सोचिए दिमाग ही घूम गया होगा इतने सारे पेपर्स को पढ़ते पढ़ते। फिर इन्होंने क्या किया, जो भी डाटा मिला ना उसको तोड़ा, ठीक है, रीजन वाइज, कि भाई कहाँ सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, या दूसरे एशियन कंट्रीज में है, या कहीं और है, ठीक है, या सर्वाइव एंड डेथ की में देखा कि भाई कितने रिकवर कर गए या कितने चले गए,
ठीक है, इन्फेक्शन मेजर रोल प्ले कर रहा है, या फिर अकेला सिंपल इन्फेक्शन कर रहा है, या फिर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का भी इसमें मेजर हाथ है। फिर इन्होंने एज के पॉइंट से डिवाइड किया, फिर इन्होंने सेक्स के पॉइंट से कि मेल्स में ज़्यादा है फीमेल्स में ज़्यादा है। तो ये सब करते कराते ना इन्होंने देखा कि भैया ठीक है, तब जाके कहीं इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पॉइंट्स ऐड करे। इसके अलावा इनको खेद भी है इस इन आर्टिकल्स में जो मैंने नाम लिए कि जो जितने न्यूज़पेपर में या इस रिपोर्ट को लेके जो आर्टिकल आया ना, उन सब ने एक पॉइंट इस रिपोर्ट का ज़रूर ये छापा है कि भैया खेद ये है कि वैक्सीन्स हैं इन एंटीमाइक्रोबियल मतलब इन पैथोजेंस के लिए वैक्सीन है, बट इन सारे पैथोजेंस के लिए नहीं है। वैक्सीन है मेनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, जो कि यहाँ आप मत ढूंढिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मैंने नहीं नाम लिखा है, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया, क्योंकि एमटीबी मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ डेथ्स एंड इन्फेक्शन इन एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, ग्लोबली भी है लेकिन इंडिया में बहुत अभी भी है, ठीक है। तो WHO ने इसी वजह से कुछ एक प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ पैथोजन भी निकाली है, ठीक है, जिसमें कि ये सारे पैथोजन्स आते हैं। लेकिन समस्या एक है कि वैक्सीन केवल इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, इन सब का क्या करना है भाई, ये एक इस रिपोर्ट में खेद जताया है। दूसरा खेद ये जताया है कि जितने भी ग्लोबल हेल्थ इंटरवेंशंस प्रोग्राम है ना, दे आर टारगेटिंग ओनली टू पैथोजन, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट अबाउट अदर्स? इन सब का कैसे भैया मैनेजमेंट होगा? क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग को बनने में ना कई साल लग जाते हैं, ठीक है। अप्रूवल, टेस्टिंग, पहले सिलेक्शन, फिर अप्रूवल, फिर उसको मतलब टेस्टिंग, फिर जाके कहीं मार्केट में आती है, उसके बाद फिर उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। हर एक बॉडी अपने हिसाब से रिस्पॉन्स करती है, तो कुछ साइड इफेक्ट आते हैं तो बीच में ही बंद हो जाती है, लंबा चल गई तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना आसान नहीं है दवाइयाँ बनाना वो। लेकिन अब पैथोजन ज़्यादा चालाक है, हर दवाई के लिए वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने अंदर कहीं ना कहीं डेवलप कर लेते हैं। हालांकि उसमें भी इंसान की ही गलती है, ठीक है, शुरू से ऐसी चीज़ें नहीं थी, हमने ही गड़बड़ी की है, वो भी मैं बताऊंगी क्या की है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में रिकमेंड भी किया गया है कि आप जितने भी स्टेट से मतलब जितने भी आपके हेल्थ मॉनिटर करने वाले एजेंसीज हैं, दे हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इन्फेक्शन। एक्सेस टू वैक्सीन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन सस्ती होनी चाहिए, एक्सेस टू वैक्सीन का मतलब वैक्सीन सस्ती हो, हर गरीब ले पाए, ठीक है। वैसे तो सरकारी संस्थाओं में सुविधाएं हैं, बट फिर भी अवेयरनेस भी प्रोग्राम भी चलाने चाहिए। द इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी स्टॉप, ये हम करते हैं, मतलब कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, आप मैंने देखा भी है, क्योंकि मेरी ही बेटी को पीडियाट्रिशियन के पास कई सारे पीडियाट्रिशियन बदले, तब जाके कोई एक अच्छा मिला, ठीक है। क्योंकि मैं समझ पाती थी कि मैं पहली बार में ही गई हूँ और डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दे देते थे, रादर देन एंटी एलर्जन लिखने के अलावा या सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवाई देने की बजाय वो सीधा एंटीबायोटिक खड़ाक से दे देते कि जाइए। उससे होता क्या है, पहली खुराक में जब सिंपल आपको छींक भी आ रही है और आपने एंटीबायोटिक ले ली और आप ठीक फील करने लगे, तो आपको लगेगा वाह क्या डॉक्टर है, पहली खुराक में मैम हम तो भैया ठीक हो गए। लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है। पहले से ही आप इतनी हैवी डोज देंगे तो क्या होता है कि आपके अंदर ना कुछ और भी बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छे बैक्टीरिया पहले तो मर जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं उन ड्रग्स जो आपने लिए है उसके अगेंस्ट, ये इस तरह से मैकेनिज्म को किसी ना किसी को फॉलो करके और वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और आप एक सोर्स बन जाते हैं एक तरह से कि आपके अंदर जो पैथोजन जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया थे या दूसरे और कोई पैथोजेनिक वो भी थे ना, तो वो AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं। तो ये गलत तरीका होता है, इसको कहते हैं हम इरेशनल यूज। या फिर आप खुद से ही बिना गूगल पे पढ़ा और शुरू हो गए दवाई लेना, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं समझी और आपने खुद ने शुरू कर दिया। तो ये कुछ गलत तरीके हैं जिनकी की वजह से इंसान ने खुद ने ही पैथोजन को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा ये है कि भैया ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक मतलब सही कारण के लिए सही दवाई देना चाहिए, ये नहीं कुछ भी। जैसा कि कोविड में हो रहा है कि एजिथ्रोमाइसिन चली आ रही है, डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं,
फिलहाल इसी हफ्ते में आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस आई है जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन को यूज के लिए आईसीएमआर ने फटकार लगाई है कि भैया बंद मत करो, क्यों दे रहे हो, कोई इसका एविडेंस तो है नहीं कि हाँ इससे फर्क पड़ रहा है कोविड पे, तो इसलिए इसको यूज करना बंद करो। तो डॉक्टर्स अगर अब आप में से किसी को हो और एजिथ्रो आप ले, कोई डॉक्टर आपको कहे कि ये खा लो, तो बता देना कि आईसीएमआर की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, अब नहीं खानी है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और अगर आपको कोविड हुआ है तो वो वायरस से हुआ है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो थोड़ा पढ़ के जाइएगा अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और कोविड आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो, ठीक है। अब कोविड की चर्चा हुई है, खैर ये तो आज पूरे इसका टॉपिक ये हो गया, लेकिन कोविड की चर्चा हुई तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भैया एक और किट, कोविड टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है। आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है मतलब उस किट का नाम भी चलिए मैं बता देती हूँ। उस किट का नाम है क्रिविधा नोवस किट, ठीक है, क्रिविधा नोवस किट चेन्नई में बनी है, ठीक है, चेन्नई में बनी है, क्रियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इम्यूजेनिक्स बायोसाइंस के कोलैबोरेशन से बनी है। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है आपकी एस जीन टारगेट फेलुअर, जो कि हमारे ओमिक्रॉन में है ही, एस जीन नहीं एक्सप्रेस होता वहाँ पे, मतलब देयर इज अ जीन दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन ओमिक्रॉन, एब्सेंट है वहाँ पे, तो उसको टारगेट करते हुए ये किट बनाई है। इसलिए ये इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाता है ओमिक्रॉन है पैथोजन, मतलब कि वायरस ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएंट है। इसके अलावा ये दावा कर रही है, ये किट को बनाने वाले लोग बाग दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन की जो सब लीनिएजेस और आ गए हैं, ये खुशखबरी है या दुख खबरी जो भी कह लीजिए, ओमिक्रॉन ओरिजिनल तो क्या था, B.1.1.529, इसकी भी सब लीनिएज आ गई हैं, दैट इज BA.1.2 एंड .3, तो इनको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इनके मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट किया है कि इसको ना आप एयरपोर्ट्स पे इसके थ्रू टेस्टिंग कराना शुरू कर दो, कि वहीं आप लोगों को क्वारंटाइन कराओ, ठीक है। तो ये एक अब तक 13 किट आईसीएमआर ने अप्रूव कर दी थी, होम बेस्ड टेस्ट किट, अब ये 14वीं हो गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज lecture that is related to antimicrobial resistance and this new COVID testing kit. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में, till then stay safe and stay blessed, bye bye.